सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा करेंगे बैठक। आंदोलन की आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। फिलहाल किसानों को बॉर्डर पर रुकने के दिए गए निर्देश। यमुनानगर को सीएम मनोहर लाल देंगे सौगात। चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का करेंगे उद्घाटन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। लोहारू के शिवानी में मनाया जाएगा मत्स्य दिवस। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल करेंगे शिरकत। किसानों को देंगे मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की जानकारी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर सरकार पर साधा निशाना। भर्ती घोटालों को लेकर लगाया आरोप। बोले हरियाणा में बेची जा रही है नौकरियां। उन्हाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही आई सामने। अस्पताल में नहीं है एनेस्थीसिया विशेषज्ञ। प्रसव कराने वाली महिलाओं को हो रही है दिक्कत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। बड़ी खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है और आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं सभी किसानों को अभी निर्देश दिए गए हैं कि फिलहाल बॉर्डर पर रुके रहने के किसानों को निर्देश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सिंघू बॉर्डर से, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है। आंदोलन की आगे की रणनीति पर इस पर चर्चा होगी इस बैठक पर, और सभी किसानों को फिलहाल के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसान अभी बॉर्डर पर ही रुके रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सिंघू बॉर्डर से ये बड़ी खबर है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है और बैठक पर आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल सभी किसानों को ये निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को बॉर्डर पर ही रुके रहना है। और आपको बता दें कि किसान 26 नवंबर को किसान विजय दिवस के रूप में मना सकते हैं। फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है, जहां पर आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि इससे पहले ये बैठक बीते दिन होनी थी, यानी कि शनिवार को ये बैठक होनी थी, जिसके बाद उस बैठक को स्थगित कर दिया गया और एक दिन के लिए टाल दिया गया, जिसके बाद अब आज ये बैठक होनी है। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और इस बैठक में अब आगे की रणनीति में बनेगी, तैयार होगी। जिस तरह से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाएगा और उसके बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा में इस विषय पर चर्चा की जाएगी कि आखिर इस आंदोलन को कब तक आगे बढ़ाना है और कौन कौन से मुद्दे को मुख्य तौर पर उठाना है किसानों द्वारा। ऐसे में अब आज ये संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ ही सभी किसानों को निर्देश दिया गया है कि फिलहाल किसान बॉर्डर पर ही रुके रहेंगे। और आपको बता दें कि 26 नवंबर को किसान विजय दिवस मना सकते हैं। तो सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज होगी, जहां पर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया गया। बता दें कि करीब 1 साल से किसान दिल्ली की अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हुए थे, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो। हर जगह किसानों का जमावड़ा था, किसानों का डेरा था। एक मांग लेके बैठे थे कि तीनों कृषि कानून वापस हो जाएं, क्योंकि इस कानून के पारित होते ही किसान इससे सहमति नहीं जता पा रहे थे और वो बिल्कुल इसके खिलाफ थे। ऐसे में लगातार उनकी मांग यही थी कि तीनों कृषि कानून वापस किए जाएं, जिसके बाद तमाम तरह की चर्चा हुई। किसानों की सरकार के साथ कई दौर की वार्ता हुई। हालांकि इस वार्ता में किसी भी तरह का निष्कर्ष नहीं निकला, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर आकर इस फैसले को वापस लेना पड़ा और तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान करना पड़ा।
और इसी खबर पर हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से मोहित जुड़ चुके हैं। मोहित, जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है, कल होनी थी ये बैठक जिसको स्थगित करके आज कर दी गई है, आखिर कब होगी बैठक? क्या कुछ तैयारियां कर ली गई है फिलहाल? मैं बताना चाहूंगा ये जो बैठक है ये आज हो सकती है, और बता दूं इस बैठक के अंदर जो तमाम जो किसान नेता है और जो किसान संगठन है उसके जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल रहेंगे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आंदोलन दिल्ली और सोनीपत में पहली बार 26 नवंबर को किया गया था, तो ऐसे में हो सकता है कि 26 नवंबर को भी कोई बड़ा विजय दिवस के तौर पर ये लोग इस पूरे किसान जो है इस पूरे आंदोलन को मना सकते हैं। और साथ ही जो इस पूरी बैठक के अंदर जो फैसलों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एमएसपी के ऊपर चर्चा, साथ ही साथ जो 700 किसानों ने जो अपनी जान दी है उनके परिवार वालों के लिए जो मुआवजे की बात करना, और भी जो बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं किसानों से संबंधित, उन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिस चीज को लेकर जो इस बैठक को कल की बजाय आज करने की जो है बात की जा रही है। जी मोहित, तो साफ तौर पर देखा गया है कि जो अहम मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए एक दिन का इन्होंने समय लिया था, जिसके बाद आज ये बैठक में चर्चा की जाएगी और इस पर रणनीति बनाई जाएगी। ऐसे में क्या कुछ लगता है, क्या कुछ खास रणनीति हो सकती है किसानों की? बताना चाहूंगा कि किसान जो है सीधे तौर पर सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे इन 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात प्रधानमंत्री ने की है, मगर अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने एक बार भी जिक्र नहीं किया उन परिवारों का उन परिवार के लोगों का जिनकी मौत हुई थी इस पूरे आंदोलन के अंदर। एमएसपी पर कोई बात नहीं की प्रधानमंत्री ने। तो हमारी मांगे 3 कृषि कानून के साथ साथ और भी मांगे थी, चाहे वो एमएसपी की बात हो, चाहे फसलों को लेकर के, और जो गेहूं की फसलें, ज्वार की फसलें, इन सभी फसलों को लेकर एक अच्छा नियम लेके आना, हर चीज को फिक्स करने जैसी जो है बात लगातार किसान जो बीते 1 साल से कर रहे थे। तो इस पूरी आंदोलन के अंदर जो किसान है वो कहीं ना कहीं अपनी एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं अपनी मांगों की, जिनको मानने के बाद ही वो यहां से अपनी रवानगी वापस घरों की तरफ करेंगे। जी मोहित, तो जिस तरह से अब लिस्ट को तैयार किया जा रहा है और सरकार से अपनी हर मांग को पूरी कराने के लिए हर एक कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसे में ये भी बहुत ज्यादा जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि 26 नवंबर को किसान विजय दिवस के तौर पर मनाने जा रहे हैं, क्योंकि 26 नवंबर से ही वो दिन था जब उन्होंने शुरुआत की थी, पिछले साल शुरुआत की थी और अलग अलग बॉर्डरों पर उनका जमावड़ा हुआ था। ऐसे में मना सकते हैं वो विजय दिवस। तो उसके लिए क्या कुछ खास तैयारियां की गई है किसानों के द्वारा, जिसके तहत ये कहा जा सकता है कि वो विजय दिवस मना सकते हैं 26 नवंबर के दिन? मैं बताना चाहूंगा कि जो आज जो बैठक हो रही है उस बैठक का जो महत्वपूर्ण कारण है वो यही है कि किस तरीके से जो आगे की रणनीति रहेगी, और जो जीत जो किसानों की जो हुई है, जो कि लगातार किसान कह रहे हैं कि हमारी जीत इस मुद्दे पर हुई है, अपने आंदोलन को हमने सक्सेसफुल किया है। तो ऐसे में लगातार जो है किसानों के जो प्रतिनिधि हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक जश्न का दिन जो है 26 नवंबर को देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस दिन शुरुआत की गई थी और 365 दिन पूरे होने से पहले जो किसानों ने अपनी बात को एक मांग को जो है मनवा लिया है। तो किसानों का मानना है कि शायद 26 नवंबर से पहले अपनी और मांगों को भी मनवाया जा सकता है, और एक अच्छा जश्न का दिन जो है किसानों के लिए इन बॉर्डरों के ऊपर देखने को मिल सकता है। किसान संगठन, किसानों के साथ जुड़े लोग जरूर कोई जश्न जो है 26 नवंबर को विजय दिवस के तौर पर मना सकते हैं। जिस तरह से अब तक बॉर्डरों पर हुड़दंग देखने को मिलता था, कभी ट्रैक्टर रैलियां निकाली जाती थी, कभी काला दिवस के रूप में मनाया जाता तो कभी भारत बंद जैसे ऐलान किए जाते थे, लेकिन अब जो बड़ी जीत हासिल हुई है उसके बाद अब विजय दिवस मनाने की तैयारी है। तो ये एक तरह से जश्न है और बहुत ही बड़ा जश्न देखने को मिलेगा 26 नवंबर को। लेकिन इस जो उपलब्धि हासिल हुई है, इस पूरी उपलब्धि हासिल होने के बीच कई किसानों की मौत हुई है, कई किसानों ने अपनी जान गंवाई है। उनके लिए क्या खास मांगे हैं किसानों की सरकार से? मैं बताना चाहूंगा इस पूरे जो 700 लोगों की, जो 600 से 700 के आसपास जो लोगों की मौत हुई है, किसानों की जो मौत हुई है, उसको लेकर लगातार जो विपक्ष है वो भी लगातार ये कहता नजर आता है कि उन लोगों को जो है मुआवजा दिया जाए। और ऐसे में जो किसान नेताओं की बात करें, किसान संगठनों की बात करें, तो वो भी सीधे तौर पर ये कहते हैं कि जिन परिवारों ने अपनी जान दी है, जिन परिवार के लोगों ने अपनी जान दी है, उनको मुआवजा दिया जाए, और मुआवजा नहीं अगर सरकार देती है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को नौकरी भी दी जाए, जिससे कि उनके परिवारों के जो कमाने वाले जो लोग थे, क्योंकि जो परिवार की मेन रीढ़ की हड्डी थी, मुखिया था, वही इस आंदोलन के अंदर अपनी जान गंवा बैठा, तो उसका परिवार जो है उसका पालन पोषण कैसे होगा, और एक अमाउंट से पूरी जिंदगी नहीं कट सकती। तो ऐसे में नौकरी भी उन लोगों को दी जाए। इस तरीके की मांग जो है लगातार जो किसान संगठन है और जो प्रतिनिधित्व है
और जो किसान नेता है वो लगातार जो है सरकार के सामने कर रहे हैं। जी मोहित, और अगर अभी देखा जाए तो जो आंदोलन चल रहा था, इतने साल भर से जो आंदोलन चला, इसमें कई संगठनों का सहयोग था। ऐसे में अभी फिलहाल में सिंघू बॉर्डर पर कितने संगठन मौजूद हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ साथ जो भी किसान मोर्चा आसपास के इलाके के हैं और जो अलग अलग राज्यों से, चाहे हम राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, अनेकों नाम के जो किसान मोर्चा जो बने हैं, चाहे सिख किसान मोर्चा हो, संयुक्त किसान मोर्चा हो, तो इस तरीके से जो किसान मोर्चा सभी वहां पहुंचे हैं। और बता दूं, इस पूरे सभी मोर्चे को आज जो पहुंच रहे हैं उसमें एक मांग और ये भी है कि जिन लोगों की बीते एक साल के अंदर जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उन सभी मुकदमों को जो है सरकार वापस ले, क्योंकि जो लोग इस वक्त उन गिरफ्तारियों की वजह से जो जेलों में जो ठूस दिए गए थे, उन किसानों को भी जो है रिहा कराया जाए, उन मुकदमों को वापस किया जाए। जो जमानत पे चल रहे हैं उनके मुकदमों को सरकार जल्द से जल्द खत्म कराए, जिससे कि वो भी इस जश्न के अंदर एक आजादी की सांस ले सके। जी मोहित, और जिस तरह से अगर हम बात करें, शुक्रवार वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा कर दी, जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की गई थी, और अचानक से गुरु पर्व के दिन, प्रकाश पर्व के दिन ये तोहफा किसानों को दिया गया था, जिसके बाद उस दिन का हाल ये था कि कोई भी किसान ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी घोषणा की है कि उनकी मांगे मान ली है, लेकिन अभी संसद से पारित नहीं हुआ है, जिसके जिद पर अभी अड़े हैं कि जब तक वो पार्लियामेंट में पूरे संवैधानिक तरीके से उसको स्थगित नहीं कर दिया जाएगा तब तक वो घर को वापस नहीं होंगे। लेकिन अभी फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर आप मौजूद हैं, वहां पर कैसा माहौल है? मैं आपको बताना चाहूंगा, सिंघू बॉर्डर पर जो सिख लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो हरियाणा के जो लोग हैं, राजस्थान के जो लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ जमा हुए हैं, सभी अभी जो इंतजार कर रहे हैं अपने प्रतिनिधियों का, क्योंकि सभी किसान मोर्चाओं के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। किसान नेता जैसे यहाँ पहुंचेंगे, बैठकर इनकी आपस में बातचीत होगी, एक बैठक होगी। उसके बाद जो सभी जो किसान मोर्चा है, चाहे जिसके भी परिवार के लोग पर मुकदमे दर्ज हुए, जिसके परिवार के लोगों की मौत हुई है, वो सभी अपने लोगों की जो है डिटेल जो है वो जमा कराएंगे आपस में, पूरे एक संगठन को, जो कि यहाँ आंदोलन में पूरे एक संगठन जो काम कर रहा है, और ऐसे में बैठ करके जो पूरी संख्या गिनती जो है लोगों की जाएगी कि कितने लोगों की जो है जान गई है, कितने लोगों का नुकसान हुआ है, किस तरीके सभी मांगों को इकट्ठा किया जाएगा। उस पेपर के ऊपर सभी के साइन कराकर, सभी की सहमति देकर जो उस पेपर के ऊपर तैयारी की जा रही है और उसको जमा कराया जाएगा सरकार को। इसकी एक कॉपी सरकार को दी जाएगी, जिला प्रशासन को दी जाएगी, जिससे कि उस पर उचित जो है कार्रवाई हो सके। इसी सभी चीजों पर जो है लगातार चर्चा अभी बॉर्डर पर चल रही है, की जा रही है बॉर्डरों पर। और अगर ध्यान दिया जाए आंदोलन के समय में, तो एक दौर ऐसा आया था जब किसानों को खालिस्तानी तक करार दे दिया गया था। अब इसके बाद जो खालिस्तानी शब्द था उसको लेकर अब किसानों का क्या कहना है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने उनकी मांगे मान ली है, तो अब क्या ये जो टैग लग गया था किसानों के ऊपर से, उसको लेकर क्या कुछ किसान कह रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी दोनों ने इस बात को उस समय भी साफ किया था और अभी भी उनकी तरफ से लगातार ये बयान आ रहे हैं कि जो खालिस्तानी बात जो लगातार लगाई गई थी, ये कहीं ना कहीं किसी शरारती तत्व के द्वारा की गई थी और इसके अंदर किसानों का कोई हाथ नहीं था। किसी सरकार ने, किसी विपक्ष ने इन लोगों को भेजा था किसानों के आंदोलन को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए, मगर ईमानदारी की जीत हुई और जिसका रिजल्ट जो है, जिसका जो पूरा जो रिजल्ट है वो सामने है कि अगर ईमानदारी से हमने अपना आंदोलन किया तो कहीं ना कहीं आज हमारी जीत हुई है। और आंदोलन जो देश के हित में होंगे, किसान जब भी जिस आंदोलन को करेगा वो कहीं ना कहीं ईमानदारी से करेगा और उसकी हमेशा जीत होगी। जी। और अगर संयुक्त किसान मोर्चा की ये बैठक की बात करें तो बीते दिन इसको 1 बजे से बैठक होनी थी और अब इस बैठक को लेकर सारी चर्चा की गई है, रणनीति बना ली गई है। जैसा कि आपने कहा कि लिस्ट तैयार की गई है कि क्या क्या मांगे रखी जाएगी, क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे। ऐसे में कितने बजे से ये बैठक शुरू होगी, इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारी हो चुकी है और अब तक? मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इस बैठक को आज पूरे तरीके से किया जाता है और सभी जो किसान नेता है वो समय से पहुंच जाते हैं और जो तमाम जो संगठन के जो लोग हैं, तमाम जो किसान संगठन के लोग हैं वो सभी लोग पहुंच जाते हैं और सहमति सबकी हो जाती है, तो तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच ये बैठक हो सकती है। और इस बैठक को जो है जो लंबा खींचा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों का दर्द है, बहुत से परिवार हैं, तो कहीं ना कहीं किसी की भी जो भावनाएं हैं वो आहत ना हो, जिसके चलते हर आदमी की बात को सुनना जरूरी है, हर आदमी की, हर किसान की सहमति को समझना जरूरी है। तो ऐसे में जो बैठक है जब भी शुरू होगी तो ये लंबी चलेगी। लंबी बैठक के बाद जो है इसका जो निर्णय है, हो सकता है कि देर रात 9 बजे 10 बजे के आसपास
आ सके। जी, और इस बैठक में किन किन मुख्य तौर पर जो खास चेहरे हैं, क्योंकि इस पूरे आंदोलन के बीच जो राकेश टिकैत का चेहरा था वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। उनके एक आंसू के बाद से जिस तरह से जत्था इकट्ठा हो गया था, गाजीपुर बॉर्डर हो चाहे सिंघू बॉर्डर हो, हर जगह उनके इस आंसू के बाद से ही इस जो आंदोलन का था, पूरा आंदोलन का रुख चेंज हो गया था, रुख बदल गया था। ऐसे में अब राकेश टिकैत इस संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में शामिल होंगे या फिर और कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला है? मैं बताना चाहूंगा अभी तक किसान जो संगठन है उन्होंने कुछ भी तय नहीं किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान संगठनों को इस बात का डर भी है कि अगर इस बैठक को लेकर के अगर चेहरों का खुलासा अगर किसान संगठन कर देते हैं तो कहीं उन चेहरों के ऊपर कोई रोक टोक ना लग जाए, उनकी कहीं पर किसी प्रकार से रोक ना लिया जाए, जिसके चलते जो है नामों को अभी फिलहाल किसान संगठनों ने छुपा कर रखा है। क्योंकि आपने हमेशा देखा है कि जिस तरीके से किसान अपने जत्थे को लेकर के, किसान नेता जत्थे को लेकर के पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनको रोक दिया जाता है, नजरबंद कर लिया जाता है। तो ऐसे में इन चेहरों को जो है छुपाया गया है। ये चेहरे जो जितने भी किसान नेताओं के हों चाहे प्रतिनिधियों के हों, ये समय आने पर ही एक बात सामने आएंगे, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर कितने लोगों ने, कितने किसान नेताओं ने शिरकत की, कितने प्रतिनिधियों ने शिरकत की और क्या कुछ फैसला लिया गया। जी, और अगर बात की जाए बॉर्डर पर बच्चों का जमावड़ा भी देखने को मिला था, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर न सिर्फ महिला एकत्रित थी, न सिर्फ युवा एकत्रित थे वहां पे, बल्कि बच्चे भी एकत्रित थे। तो बच्चों को लेकर क्या है, अभी बच्चे भी वहां पर मौजूद है क्या इस फैसले के ऐलान के बाद, जो प्रधानमंत्री ऐलान किए उसके बाद, या फिर अभी सारे वर्ग के मौजूद हैं या फिर सिर्फ बच्चे को वापस भेज दिया गया है? मैं आपको बताना चाहूंगा जो बच्चे हैं उनको सीधे तौर पर इन मांगों का, इन मुद्दों का जो है पूरा ज्ञान नहीं है, मगर हाँ उनको इतना जरूर पता है कि उनके जो घर के बड़े हैं वो किसी आंदोलन में जुड़े हैं और एक आंदोलन ऐसा है जहां पर उनकी फसलों का, उनकी जो गेहूं की फसलें हैं, ज्वार की फसलें हैं, उनका जो पैसा है उनको नहीं मिलता है। और उसको लेकर सरकार ने जो कानून बनाए हो कहीं ना कहीं उनके परिवार के लिए गलत है, वो गरीब हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसी बातें जो बच्चों को जो है बताई गई थी। मगर बच्चों को जो इस पूरे जो ये आंदोलन है इसकी पूरी जानकारी नहीं है, मगर अपने परिवारों के साथ उनकी खुशी के अंदर शरीक होने के लिए जरूर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस परिवार से एक कमाने वाला व्यक्ति और उठकर आंदोलन के लिए जाता है और 2-2 महीने तक वहां रहता है और फिर वापस जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी अपने पिता का, अपने भाई का इंतजार रहता था कि वो कहां जा रहे हैं। तो ऐसे में उन बच्चों को भी लाया जा रहा है कि देखो हम पूरे 1 साल से ये लड़ाई लड़ रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी मांगों को मान लिया है, एक मांग को पूरी तरीके से मान लिया है। तो ऐसे मोदी ने मांगे मान ली है, सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि किसानों की जो मांग थी वो तीनों कृषि कानून अब वापस ले लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक कुछ ही देर में होगी, जिसमें आगे की रणनीति तैयार होगी और आगे जो भी फैसला लिया जाएगा इस बैठक के बाद जाहिर होगा, इस बैठक के बाद उजागर की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते जहां यमुनानगर को सीएम मनोहर लाल सौगात देने वाले हैं और आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का शुभारंभ करेंगे। और आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह शुभारंभ किया जाएगा और डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में यह पूरा कार्यक्रम होगा। बता दें कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर इसकी शिरकत करेंगे और विधायक घनश्याम दास भी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि यमुनानगर को सीएम मनोहर लाल सौगात देने वाले हैं, आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें कि पूरा उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम इसकी अध्यक्षता करेंगे कार्यक्रम की। और बता दें कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, वहीं विधायक घनश्याम दास भी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर यमुनानगर को सीएम मनोहर लाल नई सौगात देने वाले हैं, आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का उद्घाटन करेंगे, जहां पर सीएम मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये उद्घाटन करेंगे। और ये पूरा कार्यक्रम डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में किया जा रहा है और इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी शिरकत करेंगे। और आपको बता दें कि जो विधायक घनश्याम दास हैं वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर यमुनानगर को सीएम मनोहर लाल नई सौगात देने वाले हैं। सौगात के तहत आपको बता दें कि आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का उद्घाटन किया जाएगा। सीएम मनोहर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह उद्घाटन किया जाएगा, जहां पर डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया जा रहा है और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर इसमें शिरकत करने वाले हैं। वहीं विधायक घनश्याम दास भी उपस्थित रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र मेहता। सुरेंद्र, ये जो मनोहर लाल की बड़ी सौगात होने वाली है और झज्जर के लोग, यमुनानगर के लोगों को ये बड़ी सौगात मिलने वाली है, ऐसे में क्या कुछ खास तैयारियां हैं इस कार्यक्रम को लेकर?
बिल्कुल, यमुनानगर के जिला सचिवालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, वहां उद्घाटन करेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है डिप्टी सीएम ने करनी है और यमुनानगर में शिक्षा मंत्री और यमुनानगर के विधायक उपस्थित रहने वाले हैं। जो कार्यक्रम है, इसके जरिए आगे का जो जितना भी रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, राजस्व रिकॉर्ड है, लोगों के मकान से, जमीन से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, वो सब ऑनलाइन लोगों को मिल जाएंगे। चाहे उसका इंतकाल चाहिए होगा, चाहे कोई भी किसी तरह का दस्तावेज चाहिए होगा, वो उनको तुरंत एक क्लिक के साथ ऑनलाइन मिल जाएगा। अभी इन चीजों के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, अलग अलग कार्यालयों में जाना पड़ता था, कहीं कहीं जिनका इसमें दिक्कत रहती थी, लेकिन अब ये सारी चीजें एक क्लिक से मिल जाएंगी और मुख्यमंत्री आज इसका विधिवत रूप से उद्घाटन करने वाले हैं। जी सुरेंद्र, तो जाहिर बात है कि लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी और लोगों के चेहरे में बहुत खुशी होगी, जिसका आज मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन कर दिया जाएगा, सौगात मिलेगी जो लोगों को। ऐसे में क्या कुछ तैयारी और कब ये सौगात दी जाएगी, कब ये कार्यक्रम शुरू होगा? बिल्कुल, ये सचिवालय में कार्यक्रम आयोजित होने वाला है और इसको लेके काफी तैयारियां की गई हैं जिला प्रशासन द्वारा और यह कार्यक्रम करीब करीब 1 बजे होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जो है वो चंडीगढ़ से जुड़ने वाले हैं, वहीं यमुनानगर से शिक्षा मंत्री और यमुनानगर के विधायक सहित बाकी जो अधिकारी हैं वो यहाँ से मौजूद रहेंगे यमुनानगर में। जी, तो सभी शिक्षा मंत्री और विधायक घनश्याम दास की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। ऐसे में जो लोग हैं, लोगों के चेहरे भी खिल उठे होंगे। ऐसे में लोगों का क्या कहना है इस बड़ी सौगात मिलने के बाद? बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये लोगों के लिए हो रहा है, आम लोगों के लिए हो रहा है, क्योंकि इसमें आम लोगों से जुड़ी जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी और वो उनको जल्द से जल्द उनका लाभ मिलेगा, चाहे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, चाहे वो इंतकाल है, चाहे वो कोई भी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। तो बहुत ही बड़ा सौगात मिलने वाली है यमुनानगर वासियों को, जहां पर सीएम मनोहर लाल द्वारा उद्घाटन किया जाएगा और आपको बता दें कि आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का उद्घाटन किया जाएगा। ये सौगात मिलेगी जिसके तहत ऑनलाइन तरीके से जनता वहां की हर एक काम के लिए अपने डाल सकेगी, नाम अभिलेख कर सकेगी। ऐसे में अब ये लोगों के लिए, यमुनानगर के वासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एनसीआर की आबोहवा बेहद खराब स्थिति में है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि दिल्ली का एक्यूआई 347 से ऊपर पहुंच गया है और गुरुग्राम का एक्यूआई 304 के ऊपर है। बता दें कि फरीदाबाद का एक्यूआई 284 तक पहुंच चुका है और लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर की आबोहवा बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से पॉल्यूशन की स्थिति नाजुक होती चली जा रही है, ऐसे में सरकार द्वारा तमाम फैसले लिए गए थे, जहां उससे पहले 17 नवंबर तक के लिए सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया था और निर्माण कार्य पर रोक भी लगाई गई थी। अब अगर स्थिति की बात करें तो एनसीआर की आबोहवा बेहद ही खराब स्थिति में मापी जा रही है। वहीं अगर बता दें कि दिल्ली के एक्यूआई की बात करें तो 347 अभी एक्यूआई दर्ज किया गया है और अगर वहीं गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम का एक्यूआई पहुंचा है 304 तक, जहां पर फरीदाबाद की अगर बात करते हैं तो फरीदाबाद का एक्यूआई पहुंचा है 284 तक। और इन जो एक्यूआई लेवल जो पहुंच रहा है, जो 300 और 200 के पार जा रहा है, इस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोगों को आंखों में जलन भी हो रही है, कई तरह की समस्याएं लोगों द्वारा बताई जा रही है। ऐसे में जो घर से बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो जा रहा है और जो विजिबिलिटी है उसमें भी काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है इस पॉल्यूशन के चलते। ऐसे में तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से और इस पॉल्यूशन को नियंत्रण में रखने के लिए तमाम चीजें की जा रही है, लेकिन इसकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है और कुछ भी सुधार होने में नहीं नजर आ रहा है। और अगर आपको बता दें, जिस तरह से पराली जलाई जा रही है, पराली का धुआं काफी ज्यादा प्रभावित कर रहा है जो वातावरण है, उसमें पॉल्यूशन के बेहद स्थिति खराब होने में। और वहीं दिवाली के बाद से ही जो स्थिति दिल्ली एनसीआर की है वो और भी ज्यादा नाजुक होती चली जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहित जुड़ चुके हैं सीधा गुरुग्राम से, जहां पर मोहित, दिल्ली एनसीआर की आबोहवा एकदम से नाजुक स्थिति में पहुंच चुकी है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं इसको नियंत्रण में रखने के लिए? मैं दर्शकों को सबसे पहले बताना चाहूंगा कि
आज के दिन जो गुरुग्राम का पोल्यूशन का जो लेवल है वो दिल्ली से भी ज्यादा है, यानी कि 375 के पार जो है गुरुग्राम का पोल्यूशन लेवल आज दर्ज किया जा रहा है। और गुरुग्राम के 4 इलाकों में जो है पोल्यूशन को मापने के लिए AQI मशीनें लगाई गई हैं, जहां चाहे विकास सदन की बात करें, सेक्टर 37 की बात करें, गुरुग्राम MS मॉल, दिल्ली सरोल बॉर्डर की बात करें, तो ऐसे में सभी मशीनों से जो है कहीं ना कहीं जो आज पोल्यूशन है वो 375 के पार दिखाई दे रहा है, यानी कि पोल्यूशन आज दिल्ली से भी ज्यादा गुरुग्राम के अंदर है। और बात करें कदम की, गुरुग्राम जिला प्रशासन कदमों की, तो गुरुग्राम जिला प्रशासन ने जो अनेकों जो टैंकर हैं वो अब सड़कों पे लगा दिए हैं। और सड़कों के किनारे में दिखाना चाहूंगा कि जो सड़कों के किनारे ये जो धूल पड़ी होती है, इस धूल के ऊपर जो है पानी गिराने का काम जो है जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। हालांकि जिस जगह से मैं लाइव कर रहा हूं वहां पर अभी जो है टैंकर नहीं पहुंचे हैं, मगर गुरुग्राम की इस सड़कों किनारे की धूल जो है इसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गाड़ियों के चलने से धूल भी जो है वातावरण को प्रदूषित करती है। और ऐसे में जो कंपनियां हैं, जहां पर रबड़ की कंपनियां थी, मैं इस वक्त रबड़ की कंपनी के बाहर खड़ा हूं। इस कंपनी का नाम सिंगला है, जहां पर रबड़ों के टायर जो बनते हैं। मैं बता दूं कि इन सभी कंपनियों का जो प्रोडक्शन है उसको जो है गुरुग्राम जिला प्रशासन द्वारा जो है रुकवा दिया गया है, क्योंकि इन कंपनियों के अंदर लगातार जो है रबड़ का काम होता है, कहीं ना कहीं जो काला धुआं है इन कंपनियों से निकलता है। तो ऐसे में जो जिला प्रशासन ने अत्यधिक जो प्रदूषण करने वाली जो कंपनियां हैं, चाहे हम सेक्टर 37 की कंपनियों की बात करें, खानसा रोड की बात करें, मानेसर इंडस्ट्रियल हब की बात करें, उन सभी कंपनियों को सख्त आदेश दिए हैं कि जब तक प्रदूषण का लेवल सही नहीं होता है, प्रदूषण कम नहीं होता है, तब तक अपनी कंपनियों के अंदर किसी प्रकार का ऐसा प्रोडक्शन नहीं करेंगे जिससे कि जहरीला धुआं प्रदूषण जो पर्यावरण है उसके अंदर मिले। और इस जहरीले धुएं को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आवाज छिड़ी थी, जहां सरकार और सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन हर कोई अलग अलग हथकंडे अपना रहा था। ऐसे में जिस तरह से आप बता रहे कि फैक्ट्री के कार्य पर अभी रोक लगा हुआ है, इसी के साथ निर्माण कार्य पर भी रोक लगा है, आखिर कब तक यह रोक लगी हुई है? मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार ने सीधे तौर पर नोटिस देते हुए ये साफ कर दिया है कि जो भी रोक इस प्रदूषण के दौरान जो लगाई जाएंगी उनको तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक सरकार का कोई दूसरा आदेश नहीं आ जाता है। यानी कि रोक की कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। अब जो रोक सीधे तौर पर जो गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, दिल्ली, इन जगहों पर जिस सरकारों ने जो अपने अपने राज्य अपने अपने क्षेत्रों के अंदर जो रोक लगाई है उसको लेकर के कोई जो तारीखें जो तय की गई थी उन तारीखों को हटा करके अब कर दिया गया है कि अब जब तक कि अगला फैसला सरकार नहीं लेती है तब तक ये रोक कंटिन्यूसली चलती रहेंगी, चाहे इसमें 1 महीना गुजरे, चाहे 1.5 महीना, चाहे 2 महीने। जी बिल्कुल, आगे की फैसला अब जब तक इसकी तारीख घोषित नहीं गई है, जब तक कुछ आगे का फैसला नहीं आएगा तब तक कुछ अभी निर्माण कार्य पर रोक नहीं हटेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित तमाम जानकारी के लिए। तो अभी अगर गुरुग्राम की बात करें तो 375 AQI दर्ज किया गया है। ऐसे में जो स्थिति है आबो हवा जो है वो काफी ज्यादा खराब है, पर्यावरण की स्थिति काफी ज्यादा नाजुक है, लोगों को काफी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में तमाम तरह की परेशानी को झेलते हुए प्रदूषण का स्तर रोज बढ़ता चला जा रहा है और उस पर प्रयास किया जा रहा है कि प्रदूषण के स्तर पर किसी तरह से कमी लाया जाए, और सरकार और प्रशासन हर तरह के हथकंडे भी इसको लेकर अपना रही है। इसी के साथ फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। मेरे साथ और देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।